वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से जो है हम लोग क्लास 9 का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। यानी जो क्लास 9 का जो मेरा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू जैक जो है उसको हम लोग जो है आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इतिहास का, जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। सेकेंड चैप्टर जो आपका होगा वो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। एंड फोर्थ चैप्टर जो है वन समाज और उपनिवेशवाद। एंड फिफ्थ चैप्टर जो इतिहास का है ये आपका है आधुनिक विश्व में चारवा है। ये चीज़ हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सेशन से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है आपको क्या करना है, आराम से हमारे इस सेशन को देखना है। तो चैप्टर नंबर 1 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। क्लास 9 का जो सिलेबस है इतिहास का उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इतना आपको हम गारंटी देंगे कि जितना भी एमसीक्यू बताया जाएगा उससे एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर यदि हम 1 को देखें तो 1 क्वेश्चन नंबर आपका है कि बास्तिल का जो किला है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। बास्तिल का जो किला है किस शहर में स्थित था? फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस, उसके बाद कान, लेओन और नान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पेरिस जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरिस। सेकेंड क्वेश्चन है, बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? तो बास्तिल के किले में जो है वो कितने कैदी को छुड़ा लिए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, यानी 7 किले को जो है वो छुड़ा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? फ्रांस की जिस समय क्रांति हो रही थी उस समय किस राजवंश का शासन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बुर्बो जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुर्बो राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का यदि हम बात करें कि जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसमें फ्रांस का राजा कौन था? तो ये जो आपका होगा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लुई 16वां। लुई 16वां जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है ये वहाँ का राजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुई है? सम्राट जो लुई 16वां का विवाह जो है वो किस देश की राजकुमारी से हुआ है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो होगा इस क्वेश्चन का है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो उस समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो उस समय राज्य की स्थिति जो थी, राजकोष खाली था। राजकोष उस समय जो है वो क्या था, खाली था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजकोष जो था वो खाली था। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? वर्साय का महल किस शहर में स्थित था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्साय, यानी इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्साय जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
कि अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। अमेरिका जो है वो किस देश का उपनिवेश था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। अमेरिका जो है उस समय इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने समाज में बटे थे। तो आपको पता होगा कि ये 3। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रांसीसी समाज कौन से लोग कर अदा करते थे। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीसरे स्टेट के लोग अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी में फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 90% उस समय जो है वो लोग किसान थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले हैं, लेकिन 13 को देखने से पहले यदि जो भी लोग हमारे इस सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं उसको आप शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी सारे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा आपको आसानी से पता चलता रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो कौन सा तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पादरी वर्ग। पादरी वर्ग जो है ये आपका तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। तो हम आपको कह देंगे ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट दोनों लोगों को जन्म से ही एक विशेष अधिकार प्राप्त था, जो था द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट के लोगों के पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि टाइद कर जो है किसानों से वसूलने के अधिकार किसे प्राप्त था। तो हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रथम स्टेट के लोगों को था। प्रथम स्टेट के लोगों को ये अधिकार था, टाइद कर किसानों से वसूल सकता था। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है अब हम जो यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम आसानी से देख चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 का जो क्वेश्चन है ये आपका ये है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका 1794 हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी जिसे 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है या लिब्रे कहाँ की मुद्रा है, आपको आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखने वाले हैं। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइद कर कृषि उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1/10 हिस्सा जो है वो टाइद कर के रूप में चर्च द्वारा लिया जाता था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 18 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है कि टाइल कर किसे अदा किया जाता था। टाइल कर यानी टाइद बोलिए या टाइल बोलिए। टाइल्स मार्बल आपको नहीं समझना है। यहाँ टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर है जो चर्च द्वारा जो है वो वसूला जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सीधे राज्य को जो है वो अदा किया जाता था। किसे अदा किया जाता था, राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, तो किसान को बताइए किससे तुलना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्खी से तुलना किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितना थी? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये राइट आंसर होगा। यानी 2.3 करोड़ उस समय फ्रांस की जनसंख्या थी 1715 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग देख चुके हैं। 20 तक यदि किसी को कुछ देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल में जो भी नए हैं उसको सब्सक्राइब करना एकदम कंपलसरी है। आप इस सेशन को देखिए और इस क्वेश्चन को रिवीजन करिए, आपको हम ये गारंटी देंगे इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी हमारे अभी तक ऐप को लोड नहीं कर पाए हैं, हमारे आप ऐप में जाइए। ऐप में जाने के बाद आपको सर्च करना है आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल केंदुआ, वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने में ज़रा सा भी कोई दिक्कत होगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारे आप वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको जाना है einsteinacademy.online लिखना है। वहाँ पे आपको दुनिया का तमाम एग्ज़ाम का, तमाम बोर्ड का, चाहे CBSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तमाम बोर्ड का जो है वो क्वेश्चन जो है वो अपलोड किया गया है। आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे पर डे क्यूज़ भी अपलोड होता है। इन तमाम चीज़ों जो है हम आपको सुविधा दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसलिए आपको हम कहते हैं कि मेरे चैनल को कंपलसरी है सब्सक्राइब करना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो कह रहा है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? उसे किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो आपको याद रखना है, उसे जो संबोधित किया जाता था वो किसे किया जाता था? क्या किसी को पता है? आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य वर्ग। किस नाम से संबोधित किया जाता था? मध्य वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, किसने किया था? ये चीज़ आपको बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जॉन लॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है आप आसानी से देख सकते हैं। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रूसो ने रखा था। स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग आसानी से देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है, बहुत आसान सा सवाल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। कितने लोग ने कर दिया था? 13 लोगों ने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम 26 देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से देखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आपको ऐसा लगेगा कि समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा हाई स्पीड में देखिए, 1.5 में देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फटाफट इस चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1614 में जो है इसकी अंतिम बैठक को बुलाई गई थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका ये है कि लुई 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई? ये भी क्वेश्चन अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 मई 1789 को। इसी दिन जो है स्टेट जनरल की बैठक को बुलाई गई थी।
अब हम लोग 27 क्वेश्चन तक आसानी से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था, यानी किसका प्रवेश पर प्रतिबंधित था। क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा वकीलों का। वकीलों का प्रवेश जो है जो वर्जित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आबे सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं, 31 ये कह रहा है कि फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बना। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस जो है वो कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 31 का 1791 में फ्रांस जो है संवैधानिक राजतंत्र बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर थी, यानी ये सभी चीज़ें आवश्यक थी। 25 वर्ष से अधिक उम्र भी होना चाहिए था, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता हो और पुरुष भी होना ज़रूरी था। ये तीनों चीज़ यदि आपके पास था उस समय होता तो नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बन सकते थे। उम्मीद करते हैं ये चीज़ अब आसानी से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आज़ादी। शाही सत्ता का प्रतीक क्या है। शाही सत्ता का प्रतीक का हम यदि बात करें तो इसका राजदंड है। इसका प्रतीक क्या है, राजदंड है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका ये है, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग का हम यदि बात करें तो आपको ये तीनों रंग को याद करना पड़ेगा, चाहे ये रंग आपका नीला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, इनमें से सभी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरोध युद्ध की घोषणा कब की थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1789 में की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 ये कह रहा है रोजेट की लाइन द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो इसका हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 37 का तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आपको टेंशन लेने का बात नहीं है, आपको हमारा वेबसाइट पे जाना है, हमारा ऐप पे जाना है और इन तमाम जितने भी टेस्ट वगैरह दिया गया है वह आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ यूज कर रहे हैं। 39 क्वेश्चन आपका कह रहा है किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह चारदारी लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है 40 जो क्वेश्चन आपका है, फ्रांस में घुटना कौन पहनते थे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा कुलीन पहनते थे, ऑप्शन नंबर ए। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें क्वेश्चन नंबर 43 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि लुई सोलामा को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह में इसे फांसी की सज़ा दी गई थी। कब दी गई थी, 1793 ईस्वी में। इसको भी आपको आसानी से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर
44 देखने वाले हैं। 44 कह रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1793 से 1794 ईस्वी तक के कालखंड को हम कहते हैं आतंक का युग। कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45। गिलोटिन क्या था। गिलोटिन क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखने वाले हैं। 46 का जो हो जाएगा, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में चली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हो जाएगा वो मध्य वर्ग के हाथों में चली गई थी। किसके हाथ में, मध्य वर्ग के संपन्न तबके में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। फ्रांस में महिलाओं को माता अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ओलंद दे गुज को पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1793 में फांसी दी गई। अब इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि नए हैं तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ज़रा सा कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग जो है वो लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन बचेगा हम लोग कल देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 49। फ्रांस के बोर्दे और नांदे बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दासों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी में कहेंगे दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था। दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ये 17वीं शताब्दी में हुआ था। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा बहुत लगेगा। नहीं भी अच्छा लगेगा फिर भी भाई साहब आपको इसको देखना है, इसलिए क्योंकि आपका ये पढ़ाई का बात है। पढ़ाई में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हम आपको बता देते हैं आज जो है इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन या बोलिए या इसको आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद डे टू डे जो है आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग कल मिलेंगे। कल जो है हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है, आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। 50 क्वेश्चन के बाद जो भी 20 क्वेश्चन लगभग और मेरा बचा हुआ है, इस 20 क्वेश्चन को जो है हम लोग कल पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे पार्ट 2 लेकर। शुक्रिया।